प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम ये पाठ पढ़ रहे थे और इसकी भूमिका मैंने बड़े विस्तार से आपको समझा दी थी। आज हम बात करते हैं कुछ प्रमुख इतिहासकारों की, कुछ प्रमुख रचनाओं की। मैं बहुत बार कहता हूं, मैं नहीं कहता, मैं भी पढ़ के और सुन के ही कहता हूं आप लोगों को कि किसी के लिखे इतिहास को पढ़ने से पहले उस व्यक्ति को भी पढ़ लेना चाहिए जिसने वो लिखा है। कोशिश करेंगे, जैसे जैसे नाम आएंगे वैसे वैसे हम इतिहासकार के लिखे इतिहास के साथ साथ इतिहासकार के भीतर झांकने की कोशिश भी करेंगे। तो पहला उदाहरण इतना बड़ा है, मध्यकाल के सारे उदाहरण तो नहीं लिए जा सकते, आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो अपने अध्ययन के दौरान बीच बीच में आते भी रहेंगे, वहाँ भी उनका जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ ग्रंथों की बात करेंगे। और हम सल्तनत काल के ग्रंथों की बात कर रहे हैं। पहले सल्तनत काल, सुल्तानों का काल। 1206 से भारत में ये सुल्तानों की परंपरा शुरू होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। इसलिए यह भी कह देते हैं कि 1206 में भारत में गुलाम वंश के शासन की शुरुआत हुई। अब ये गुलाम नाम दिया जाना उचित है या नहीं है, कोई अलग प्रसंग है। तो उस समय जब 1206 में मोहम्मद गोरी मर गया था, तो हिंदुस्तान में भी जाहिर है कि राजनीतिक उथल पुथल होगी, और उस उथल पुथल में दिल्ली और आसपास का जो क्षेत्र है उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो गया। और जो मुल्तान और सिंध का जो क्षेत्र है ना, वहाँ उसका एक दूसरा गुलाम नासिरुद्दीन कुबाचा, 3 खास गुलाम थे हिंदुस्तान में ऐबक के। तो ये दोनों, कुबाचा में और ऐबक में भी संघर्ष हुआ था। उस कुबाचा के पास, या समझ लीजिए उसके समय में, एक आदमी हुआ था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। उसने एक पुस्तक का अनुवाद किया था, उसका नाम था चचनामा, फारसी में। और यह जो किताब है चचनामा, आपको जिज्ञासा होगी कि लिखी किसने। और जो पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं वही बिना लेखक की पुस्तक का उदाहरण है। बिना लेखक की पुस्तक का मतलब ये नहीं है कि कोई लेखक था ही नहीं, हमें नाम नहीं पता लेखक का। गुमनाम लेखक की किताब है चचनामा। मैंने उसके अनुवाद करने वाले का नाम पहले बताया, फारसी में। और जो मूल ग्रंथ है वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। लेखक का नाम तो मैंने पहले ही कहा, नहीं पता। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? अरब से हमारे संपर्क तो 711-12 ईस्वी से पहले से ही है, लेकिन ये राजनीतिक हमला है ना, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उस समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था दाहिर।
ये सही है कि इस संघर्ष में दाहिर अपने परिवार सहित मारा गया था, लेकिन लड़ा बड़ी वीरता से था वो। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण और उस आक्रमण का किया गया मुकाबला, यह जानकारी आपको देगा चचनामा। इस आक्रमण के समय जो राजा था दाहिर, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उसके पूर्वज चाच ने, एक ब्राह्मण था, किस तरह से 7वीं शताब्दी के चतुर्थांश में, चौथे हिस्से में सत्ता प्राप्त की थी, वहां से लेकर और दाहिर तक का वर्णन वो बताता है। तो इस दृष्टि से हमारे लिए चचनामा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप लोगों को ध्यान रहे। दूसरा जो लेखक है, दूसरा तीसरा चौथा कुछ नहीं है इसमें, और भी बहुत सारे हुए होंगे, कोई क्रम भी निश्चित नहीं है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों का या कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जिक्र करूंगा। अल बरूनी नाम आप सुनते आए, 972 ईस्वी में जन्म है और 1048 ईस्वी में मृत्यु है इस व्यक्ति की। वो पहला मुस्लिम विद्वान था, मुस्लिम लेखक था, जिसे महत्वपूर्ण कहा जाना चाहिए, जिसके लेखन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कहाँ उसका जन्म खीवा राज्य में हुआ, ख्वारिज्म में, और कहाँ जहाँ का वो रहने वाला था, उसके बाप दादे रहने वाले थे, उस क्षेत्र को गजनी के महमूद ने जीत लिया। और एक तरह से अल बरूनी भी जीता ही गया। महमूद गजनवी के वे संपर्क में आया और उस समय तक इस अल बरूनी नामक व्यक्ति की एक ज्योतिषी और खगोल शास्त्री के रूप में, एक मुनज्जिम के रूप में पहचान हो चुकी थी। वो यूनानी और भारतीय जो परंपरा थी ज्योतिष की और खगोल शास्त्र की, उसके बारे में वो जानता था। तो उसे भी कैद करके लाया गया। लेकिन गजनवी ने जब ये जाना कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान है और ये अल बरूनी है, तो उसे फिर कहा कि इसको मुक्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, वह जलवा तो नहीं रहा अल बरूनी का जो कभी अपने घर में हुआ करता था, लेकिन एक विद्वान होने के नाते उसका सम्मान बना रहा उसका। वो आदमी एक तरह से स्वतंत्र लेखक ही था। स्वतंत्र लेखक होने से मेरा मतलब यह है कि वो कोई वेतन भोगी कर्मचारी नहीं था महमूद गजनवी का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। भारत पे जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो 1018-19 ईस्वी में वह महमूद गजनवी की हमलावर फौज के साथ एक ऑब्जर्वर के रूप में, इसको यूँ कह सकते हैं, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में, एक सुपरवाइजर समझ लीजिए, उसके रूप में वो हिंदुस्तान आया, सिंधु और गंगा की घाटी में आया। अब चूंकि जो अल बरूनी था वह ज्ञान का पिपासु तो था ही, हम
किसी की विद्वता का असम्मान नहीं कर सकते। फौज के साथ आया था तो भी, हमलावरों के साथ आया था तो भी विद्वान तो था वो। गजनी की फौज वापस लौट गई और ये समझ लीजिए कि आप वहां से लौट जाने के बाद में भारत से 2 बार वापस भी आई अल बरूनी के समय, लेकिन वह यहां से गया नहीं, वह भारत में रुक गया और उसने भारत को समझने की कोशिश की। एक नई टर्म है वैसे तो, क्या है, एक तरह से वो भारत विद्या का जानकार हो गया, जिसको अंग्रेजी वाले इंडोलॉजी कहते हैं। वो इंडोलॉजिस्ट हो गया और उसी रूप में उसको पढ़ते हैं। उसने यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनकी भाषा का, उनके धर्म का, उनके दर्शन का अध्ययन किया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी अपनी जो मजहबी अवधारणा थी वो बदल गई, ये नहीं कह सकते हम, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने हिंदुस्तान को सीखने और समझने की कोशिश की, विद्वानों के संपर्क में आया, भाषाविदों के संपर्क में आया, लोगों से मिला और फिर एक किताब लिखी उसने, तारीखुल हिंद, अरबी भाषा में लिखी, बाद में फारसी में अनुवाद उसका हुआ, फिर अंग्रेजी में भी अनुवाद उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी और वो अल बरूनी के चश्मे से कैसी नजर आती थी, उसका विवरण आपको किताबुल हिंद में मिलेगा। वो यह भी लिखता है कि जो भारत के लोग थे वे महमूद गजनवी के आक्रमणों के सामने दुर्बल दिखाई देते हैं, कमजोर दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या है, ये अल बरूनी बताता है। भले ही वो यहाँ के राजाओं में एकता का न होना हो या कहीं कोई युद्ध की पद्धति में दोष हो या सेना में विभिन्न वर्गों के लोगों का मिलकर लड़ना हो, जिन वर्गों में स्वाभाविक रूप से कहीं कोई सामंजस्य दिखाई नहीं देता, तो मिलकर लड़कर भी मिलकर न लड़ना हो गया। हमें अल बरूनी की तारीफ इस बात के लिए करनी चाहिए कि उन्होंने भारत को समझने के लिए, भारत के ज्ञान को समझने के लिए संस्कृत भाषा तक सीखी। इसी तरह से एक इतिहासकार हुआ है उतबी, उसकी किताब है तारीखे यामिनी, तारीखी यामिनी भी कह देते हैं, किताबुल यामिनी के नाम से वो प्रसिद्ध है। और वह भी महमूद गजनवी के पर्सनल स्टाफ में था। फारस में एक जगह है उतबा, उस उतबा से आया हुआ था, इसलिए नाम उसका उतबी हो गया। अरबी भाषा में लिखी हुई किताब है। वह भी 1020 ईस्वी तक के महमूद गजनवी के भारत में किए गए अभियानों का वर्णन करता है और महमूद गजनवी के चरित्र की कुछ विशेषताएं भी बताता है। लेकिन उसके विवरण में अल बरूनी के विवरण जितनी विश्वसनीयता नहीं है। अल बरूनी का विवरण भी कोई ऐसा नहीं है कि जो उसने लिख दिया वो सभी सत्य है। विदेशी तो विदेशी होता है, वो उसका चश्मा तो अपना ही होगा ना, जो वो साथ लेकर आएगा, उसी लगा के आएगा, उसी से देखेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उतबी अपने अल बरूनी जितना बड़ा विद्वान नहीं था, न उतना जिज्ञासु था। वो एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम था और उसने
महमूद गजनवी की खूब तारीफ की है। नस्र अमीरुल मोमिनीन ऐसा लिखता है, और लिखता है कि वो अल्लाह के आदेश से मूर्ति उपासकों के देश में गया और काफिरों का संहार किया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो इन बातों को तो ध्यान में रखना ही है। खैर, इससे हम एक इतिहासकार की नज़र, एक इतिहासकार की दृष्टि को जान सकते हैं, लेकिन वो भारत के बारे में जो जो सही कहता है, उसके कहे कि दूसरे ग्रंथों से पुष्टि होती है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर और हम तत्कालीन भारतीय समाज का, तत्कालीन भारतीय सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए ये 2 उदाहरण काफ़ी हैं। जब हम तीसरी बार मिलेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए, तब मैं कुछ और उदाहरण आप लोगों को दूंगा। साथ बने रहिए।